हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीवरवर्ट्स और मोजेस के बारे में। लीवरवर्ट्स और मोजेस आती हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। और ब्रायोफाइट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं, क्यों उन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है और इनमें जनन किस किस प्रकार से होता है। ये हम सारा कुछ विस्तार से इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लीवरवर्ट्स एंड मोजेस। तो स्टार्ट करते हैं लीवरवर्ट्स से। लीवरवर्ट्स जो होते हैं वो प्राय छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदल वाले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छाल आदि पर उगते हैं। तो जब हमने ब्रायोफाइट को पढ़ा था तो हमें पता है कि ब्रायोफाइट जो है वो कहाँ मिल रहे हैं, छायादार जगहों में, नदियों के किनारे, दलदल वाले स्थानों पे, गीली मिट्टी और पेड़ों की छालों आदि पर पाए जाते हैं। उसी प्रकार ये लीवरवर्ट भी जो है वो छायादार स्थानों पे, जहाँ पे दलदल है वहाँ पे, कुछ गीली मिट्टी है जहाँ नमीदार जगह है, कुछ पेड़ों की छालों पर जहाँ पे बहुत अधिक नमी रहती है, ऐसी छालों, पेड़ों की छालों पे भी उगाते हैं। लीवरवर्ट की जो पादप इकाई है वो थैलाब होती है। उदाहरण मार्केंशिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार ये जो है लीवरवर्ट दिखता है। तो ये जो दो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है मार्केंशिया के। और जब हमने ब्रायोफाइट के बारे में डिटेल में जब बात की थी तो हमने इनके बारे में भी विस्तार से पढ़ा था। तो ये जो दोनों आप डायग्राम देख रहे हैं ये है मार्केंशिया, जो कि आता है लीवरवर्ट के अंदर। इसमें से जो आपको पता ही है, इस संरचना के आधार पर जो है कि इसमें ये जो युग्मक पाया जाता है उसके आधार पर एक नर पादप है और एक मादा पादप है। तो ये है मार्केंशिया की जो है, मार्केंशिया जो लीवरवर्ट के आता है अंतर्गत आता है, उसका चित्र है। अब हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो इसमें जो लीवरवर्ट होता है उसमें जो उसका जो शरीर है या जो पादप है वो कैसा रहता है, थैलाब से बना हुआ रहता है। तो यहाँ देखिए ये जो शरीर जो पादप है जो आपको दिख रहा है पत्ती के जैसे आकार का, ये पत्ती ना होकर एक ठूंठ जैसे आकार का रहता है। हमने कहा ये क्या है, थैलाब। तो ये जो इनका शरीर की संरचनाएं हैं, ये जो पादपकाय है वो है थैलाब, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थैलाई। तो ये थैलाब से बना हुआ शरीर इनका है। थैलाब यानी ना तो पूरी तरह से एक तना है, ना पूरी तरह से एक पत्ती है, एक ठूंठ जैसी संरचना होती है और जिसको हम थैलस भी बोलते हैं। ये जो थैलस होती है ये पृष्ठाधार होती है, वह अधः स्तर से बिल्कुल चिपके रहते हैं। पृष्ठाधार आप देख पा रहे होंगे, ये जो संरचना है वो कैसी है, लेटी हुई अवस्था में है। ये देखिए ये पूरी लेटी हुई अवस्था में है और किसी भी जो आधार होता है, किसी भी आधार पे ये उस पर चिपकी हुई होती है। इसमें प्राय जो होते हैं राइजोड जो होते हैं और वो पाए जाते हैं। ये देखिए राइजोड इसमें है जड़ की जैसी। और ये जो आप शरीर देख रहे हैं जो इसका बना है, ये पादप का जो है वो थैलाब जैसा होता है, थैलाब से बना होता है। एक मोटे से ठूंठ जैसी संरचना इनमें होती है। ठूंठ वैसा भी नहीं कि सख्त आप समझ लें कि लकड़ी जैसा, लेकिन ये जो इसका शरीर होता है कुछ सख्त ऐसा थैलाब युक्त होता है। और ये जो होता है पृष्ठाधर यानी इस लेटे हुए आकार में होता है और अधर स्तर से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। और कई बार जब इनमें पत्तियां पाई जाती हैं तो वो रोजेट प्रकार की, यानी एक स्प्रिंग की आकार में, जैसे स्प्रिंग गोलाकार रहती है वैसे एक तरह से लगी हुई रहती हैं। इसकी पत्तेदार संरचनाएं जो सदस्य होते हैं उसमें पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने की तरह रचना पर दो कतारों में होती हैं। यहाँ तो ये दिख रहे हैं, ये एक सदस्य है मार्केंशिया जिसमें तो सिर्फ एक थैलाब से ही बना हुआ शरीर है, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जिनमें क्या होती है, इनमें पत्तियां पाई जाती हैं। और वो जो पत्तियां होती हैं बहुत छोटी छोटी संरचनाओं से बनी होती हैं, जो लगता है कि पत्तियां हैं लेकिन वो कुछ छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने पे दो कतारों के रूप में लगी हुई रहती हैं। तो ये तो बात हुई कि वो लीवरवर्ट्स होते हैं वो दिखने में कहाँ कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि कहाँ होते हैं, छायादार प्राय छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। और जो शरीर है वो कैसा इनका दिखता है, यानी पादप का कैसा बना होता है, तो वो थैलाब से बना होता है। अगर कुछ पत्तियां हैं तो जो है
तने रूपी संरचना के 2 कतारों में लगी रहती हैं। अब इनमें जनन किस प्रकार से होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन जो होता है वो थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जैमा द्वारा होता है। तो अभी हमने देखा, मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। तो ये जो थैलाब आपने देखा, ये थैलस होता है। तो कायिक जनन के अंदर क्या होता है, ये जो थैलाब है या थैलस है, ये कई टुकड़ों में विघटित हो जाता है और उससे नया पादप की संरचना हो जाती है। दूसरा जो तरीका है वो है इस जैमा कप से। ये जो जैमा कप है ये भी कायिक जनन में सहायक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो बने हैं जैमा, इनसे भी जो है कायिक संरचना होती है, ये गिरते हैं और इनमें से नया पादप जो है वो विकसित हो जाता है। ये जो जैमा होते हैं ये हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्र जिन्हें जैमा कप कहते हैं उनमें स्थित होती है। ये अपने पैतृक पादप से अलग होकर नया पादप बनाती है, जैसे कि इस वाले पादप में है, ये है मार्केंशा का डायग्राम, उसमें ये होते हैं। तो उनमें से ये जो है इसके थैलाब पर लगे हुए रहते हैं, ये इसके थैलाब से अलग हुए और एक नया पादप जो है वो बन जाता है इससे। तो ये तो हुई कायिक संरचना की बात। अब है लैंगिक संरचना, लैंगिक जनन। अब इनमें लैंगिक जनन जो है, तो हमने जब ब्रायोफाइट के बारे में अध्ययन किया था तो हमने कहा था इनके युग्मकों के आधार पर, जो इनमें पाई जाती है संरचना, उसके आधार पर हमें पता है कि जिसके अंदर जो है, अगर उसमें आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम 4, जिसको हमने आर्किगोनियम जो है जिसको बोलते हैं स्त्रीधानी, तो वो क्या है, मादा पादप है। और दूसरा जो था वो था एंथ्रेडियम या एंथ्रियोफोर, जिसमें पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूधानी। तो जिसमें पूधानी पाई जाती है वो तो हुआ नर पादप, और जिसमें जो है पूधानी जो पाई जाती है वो है जिसमें स्त्रीधानी पाई जाती है वो है मादा पादप। कई बार ये जो संरचना होती है अलग अलग थैलाब पर होती है, और कई बार होता है कि एक ही थैलाब पर दोनों संरचनाएं होती हैं। तो हमने जब ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ा था तो हमने इस जनन के बारे में भी अध्ययन किया था कि जिसमें जो है पूधानी अगर जिसमें लगी है उसमें से निकलते हैं एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं एंथ्रेडियम, और एंथ्रेडियम से लिखते हैं एंथ्रोजॉइड यानी नर युग्मक। तो हम हिंदी में भी बोल सकते हैं कि जो पूधानी है उसमें से नर युग्मक निकलते हैं, जिनको बोला जाता है एंथ्रोजॉइड। और ये जो है वो पानी के अंदर ही उगता है, क्योंकि हमें पता है उभयचर तो जनन कहाँ होता है, जल में। तो ये जो है जल के द्वारा गमन करके जो मादा युग्मक है ये वाला, जिसको स्त्रीधानी बोले जाते हैं, स्त्रीधानी में होता है अण्ड। तो वहाँ जाकर इनमें क्या होता है, इनका संकलन होता है। और हमने जब ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ा था तो उसको विस्तार से पढ़ा था, एक बार मैं आपको बताती। तो ये देखिए हमने बात की थी कि नर जनांग क्या है, एंथ्रेडियम, उसमें से क्या निकलते हैं, एंथ्रोजॉइड, जिसको पूर्णाणु कहते हैं। मादा जनांग जिसको आर्किगोनियम हमने कहा और हमें स्त्रीधानी बोलते हैं, उसमें रहता है अण्ड। तो ये पूधानी और स्त्रीधानी ये होती हैं। अब देखिए मैंने इस डायग्राम से आपको पहले समझाया था ब्रायोफाइट की, जब हम बात कर रहे थे कि 2 युग्मोभेद होते हैं। अगर ये नर पादप है, ये मादा पादप है, यहाँ से गया और संकलन हुआ तो उससे किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का, और युग्मनज से निर्माण हुआ बीजाणुभेद का। यहाँ पर निर्माण हुआ बीजाणुभेद का, और बीजाणुभेद के अंदर ये संरचना रहती है जैसे हम बोलते हैं कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु जो है आगे भविष्य में जाकर, मतलब इन बीजाणु से किसका निर्माण होगा, नए युग्मोभेद पादप का। तो इस प्रकार से इनमें जो है जनन होता है। जब हमने ब्रायोफाइट के जनन में पूरा इसको विस्तार से पढ़ा है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा अगुणित गुणित, जो ये n है ये अगुणित को दर्शाता है, ये गुणित। तो ये कैसे हुआ, द्विगुणित को दर्शाता है ये अगुणित को। तो ये कैसे हुआ, जिसको हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बोलते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके पूरा डिटेल में देखिए कि कैसे ये युग्मनज है। क्योंकि जब यहाँ बीजाणु अवस्था में यहाँ होता है
तो यहाँ पे मियोसिस होती है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2n लिखा है, यानी डिप्लॉयड अवस्था, द्विगुणित अवस्था रहती है। और जब ये कैप्सूल से जब बीजाणु बनते हैं तो ये हो जाता अगुणित। तो यहाँ पर मियोसिस होती है, मियोसिस से ये हो जाता अगुणित, और उसी से अगुणित जो है युग्मभिद का निर्माण होता है। तो ये पूरा डिटेल में जो है आप पूरा इससे पहले जो ब्रायोफोर्ड का जो है उस प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, वहाँ पर पूरा विस्तार से डिस्कस किया गया है इसके बारे में। तो यहाँ हम बात कर रहे थे लीवरवर्ट, यानी लीवरवर्ट के अंदर जो है जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में। तो हमें अब पता लग ही गया है कि यहाँ पर पुधानी होती है, स्त्रीधानी, और दोनों के संकलन से युग्मनज बनता है, और युग्मनज के निर्माण से निर्माण होता है बीजाणुभिद का। अब ये जो बीजाणुभिद होता है उसको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो वो है जैसे कि उसको कहा जाता है पाद, फिर है सीटा और कैप्सूल, जिसको फुट कहा जाता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। ये 3 भागों में जो है, या जो कैप्सूल है उसको हिंदी में हम संपुट कहते हैं। तो संपुट जो है सीटा और उसका फुट यानी पाद, इन 3 भागों में हम उसको विभेदित कर सकते हैं, जो होता है बीजाणुभेद। और बीजाणुभेद का जो है संपुट यानी कैप्सूल, उसमें से छोटे छोटे बीजाणु जो है निकलते हैं। ये बीजाणु से आगे जाके किसका निर्माण होगा, एक नए युग्मभेद का। तो इस तरह से इनमें जो है लैंगिक जनन होता है। ये यहाँ पर जो है वर्ड स्पोरोफाइट आपने यूज़ कर लिया। स्पोरोफाइट यानी बीजाणुभेदी है कि लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैला पर होते हैं या दूसरे थैला पर बनते हैं। यह मैं आपको समझा चुकी हूँ कि या तो ये क्या होंगे, दूसरे थैला पर हो सकते हैं, या फिर एक सेम थैला पर भी दोनों जो है अंग हो सकते हैं, जनांग है वो एक ही थैला पर हो सकते हैं। फिर ये जो अवस्था है इसको बीजाणुभेद अवस्था कहते हैं। ये अन्य पादप है, ये मॉजस में आता है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। जैसे ये शो कर रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो है बीजाणुभेद अवस्था को शो कर रहा है, जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो स्पोरोफाइट के अंदर जो है क्या होते हैं, 3 भागों में फुट, सीटा और कैप्सूल, जिसको विभेदित किया है पाद, सीटा और कैप्सूल, जैसे मार्केशिया में होता है। तो ये जो है उससे कहा कि दोनों से जाइगोट बना, यानी युग्मनज बना। युग्मनज से किसका निर्माण हुआ, स्पोरोफाइट का। तो स्पोरोफाइट 3 भागों में बटा, और इस कैप्सूल से जो है बीजाणु निकलते हैं, और वो बीजाणु जाके युग्मविद बनाते हैं। तो यहाँ लिखा भी है कि मियोसिस के फलस्वरूप कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, और स्पोर में अंकुरण होने से मुक्तजीवी युग्मविद बनते हैं, जो कि मैंने आपको अभी डायग्राम से समझाया है। इसका उदाहरण है रिक्शिया और मार्केंशिया। तो अभी जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये वाला, ये डायग्राम है मार्केंशिया के, ठीक है। ये एग्जाम्पल है लीवरवर्ट का। अब हम पढ़ेंगे मॉजस। अब हम बात करेंगे मॉजस की। तो जो मॉजस है पहले दिखते कैसे हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये स्फैग्नम का जो मॉजस का ही एक सदस्य है, वो दिखने में कुछ इस प्रकार होते हैं। इनमें जो है पादपकाय मूलाभास, तना सदृश एवं पत्ती सदृश रचनाओं में विभेदित होते हैं। और ये जो मॉजस होते हैं ये मसाई सदस्य कहलाते हैं। और इनका प्रमुख लक्षण यही है कि इनमें क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है, ये जो पूरा डायग्राम आप देख रहे हैं फुनेरिया का, ये भी मॉजस के अंदर आता है। तो इनमें जो विशेषता होती है कि इनमें जड़ों के समान क्या होते हैं, राइजोट, जिन्हें मूलाभास बोला जाता है। कि जड़ों के समान क्या है, राइजोट, जिन्हें हिंदी में मूलाभास कहा जाता है, कि मूल के आभास करवाने वाला। जो जड़ें तो नहीं है वास्तविक, लेकिन जड़ें जैसी हैं। और यहाँ पत्ती सदृश संरचनाएं हैं, पत्तियां नहीं बनी हैं अभी, पत्ती के जैसे दिखने वाली या पत्तियों के जैसे दिखने वाली संरचनाओं का निर्माण अब हो चुका है यहाँ पर। तो पत्ती सदृश संरचनाएं हैं यहाँ पर, प्लस इनमें जो है तना सदृश, ये देखिए एक तने के सदृश, तना नहीं है, तने जैसा है, तो तना सदृश संरचनाओं का निर्माण हो गया। ये इनकी एक पहचान है मॉजस की, कि तीनों जो है, यानी इनमें क्या होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टेम जैसे संरचना, लेकिन तना नहीं है वो। तो पत्तियों जैसे सदृश संरचनाएं, मूलाभास जैसी संरचना, तना सदृश वाली संरचनाएं, ये जो है इनका लाक्षणिक जो है लक्षण है, या हम बोल सकते हैं विभेदिक लक्षण है। और जो है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब जो मॉजस होती हैं
इनके जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मभेद होती है, जिसको दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है प्रथम तंतु, जिसको प्रोटेनमा कहते हैं, और जो स्पोर से बनता है। ये 20 हरा, शाखित और प्राय तंतुमय होता है। इसकी जो दूसरी अवस्था होती है वो पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु प्रोटेनमा से पार्श्वकली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला सा तना होता है जिस पे सर्पिल रूप से पत्तियां लगी होती हैं। तो पहले ये समझ लीजिए कि जो मोज़ेस होता है वहाँ पर तो क्या था, युग्मोभेद था, उससे बीजाणु फिर डायरेक्ट बन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पोर से जो है पहले क्या बनेगा, प्रथम तंतु। ठीक है, प्रथम तंतु यानी प्रोटेनमा बनेगा इसमें। फिर उसके बाद में जो दूसरी अवस्था बनेगी वो रहेगी पत्तियों की तरह दिखने वाली संरचना। ठीक है, तो ये जो है प्रोटेनमा वो कैसा होता है, विसर्पी, हरा, शाखित और प्राय तंतुमय। यानी कुछ उसमें शाखित होगा, हरा होगा और कुछ ज़मीन पे लेटा हुआ प्रकार का होगा। इस जो प्रोटीनमा संरचना है यानी जाल रूपी कुछ ऐसा वो होगा चिपका हुआ किसी भी आधार से। अब उसकी जो दूसरी अवस्था है उसमें से कुछ ऐसा अंकुरित होंगे पत्तियों की जैसे संरचना, जिसको कहा जाता है जिसको पत्ती संरचना बोला जाता है, जो प्रोटीनमा से निकलता है। और यहाँ देखिए, यहाँ आप देख भी सकते हैं पार्श्व कली के रूप में उत्पन्न होता है। तो पहले जो है जो स्पोर्स होते हैं, ये देखिए स्पोर से क्या बनेगा, प्रोटीनिमा स्टेज। जो प्रोटीनिमा अवस्था है जिसको प्रथम तंतु है वो बनता है, और वो जो है विसर्पी, हरी हो सकती है, शाखित और यह तंतुमय होती है। इस प्रोटीनिमा अवस्था से निकल रहा है दूसरी जो अवस्था है वो है पत्तियों की तरह दिखने वाली। ठीक है, जो इसमें से प्रोटीनिमा से एक कली के रूप में निकलेगी और उसमें पत्तियां होंगी। अब इसमें एक सीधा और पतला सा तना होता है जिस पे सर्पिल रूप से पत्तियां लगी होती हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में देखिए, तो यहाँ एक डायग्राम दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पत्तियां हैं वो पूरी सर्पिल आकार से यानी चारों तरफ इसको घेरे हुए हैं, एक राउंड फॉर्म में चारों तरफ से ये इसको घेरे हुए हैं। पर ये जो आप है समझने की कोशिश करो कि ये जो है बीजाणु से सीधा नहीं बना है। पहले कौन सी अवस्था है, प्रथम तंतु। और प्रथम तंतु जो अवस्था है पहले वो बनी है बीजों से, प्रथम तंतु यानी प्रोटेनमा अवस्था बनी है। और उसके बाद ये पत्तियों जैसी संरचना लिख ली है, फिर बाद में ऐसे ये संरचना पूरी डेवलप हो गई है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एक सीधा सा तना पतले तने जैसा होता है, उस पर ये जो पत्तियां आपको दिख रही है सर्पिल आकार से है। ये जो होती है बहुकोशिक होता है और एवं शाखित मूलाभाव द्वारा मिट्टी से जुड़ा रहता है, और इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है दूसरा डायग्राम जो है सीखा है मोज़ेस में, जो फुनेरिया है उसका डायग्राम है। ये फुनेरिया में आप देख रहे हैं यहाँ पर जब इसमें यहाँ पे जो राइजोड है जिन्हें हम बोलते हैं मूलाभास, ये जब विकसित हो जाते हैं, ये मूलाभास यहाँ आप तना जैसा विकसित देख रहे हैं, ये जब अवस्था आ जाती हैं तो ये जनन योग हो जाता है, लैंगिक जनन जो है विकसित होते हैं। मैं आपको इस डायग्राम में भी आपको शो करती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आपको शायद अब क्लियर दिख रहा हो। तो ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है आर्किगोनिया ब्रांच। आर्किगोनिया यानी यहाँ मादा युग्मक का निर्माण होता होगा। ये जो है दो कलिकाओं में विभाजित है, आपको दिख रहा है ये दो, एक ये वाला आकार है और दूसरा ये जो है आपको दिख रहा होगा। तो जब यहाँ मूलाभास, तना और ये जो सर्पल पत्तियां बन जाती हैं तो ये जो है इसके लैंगिक अंग भी विकसित हो गया और लैंगिक जनन के लिए पूरा विकसित है। अब हम बात करते हैं मोज़ेस में जनन के बारे में। अभी हम जब लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे तो मैं इन अंगों के बारे में विस्तार से आपको समझाऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि मोज़ेस में जो है वो जनन किस प्रकार से होता है। तो मोज़ेस में जो है कायिक जनन जो है द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन और मुकुंदन द्वारा होता है। तो प्रथम तंतु हमें पता है क्या, प्रोटेनेमा स्टेज। तो उससे नहीं, उसके बाद जो पत्तियों जैसी संरचनाएं बनी हैं उसमें जब क्या होता है, उसमें विखंडन हुआ या मुकुलन हुआ, यानी जो अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े भी हुए तो उसमें से भी नया पादप जो है उसका जनन हो सकता है।
तो ये हुआ कायिक जनन के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं कि मोजेस जो है वो नए पादप में भी विकसित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में जो है लैंगिक अंग पूधानी और स्त्रीधानी जो है परों की चोटी पर स्थित होते हैं। तो वो हम एक बार आपको डायग्राम से समझाती हूँ। तो ये देखिए, हम अभी बात ही कर रहे थे ये डायग्राम की। तो आप यहाँ देख रहे हैं दो संरचनाएं हैं, एक ये वाली पत्तियों सदृश संरचनाएं हैं और दूसरी ये वाली। तो आप ये वाली जो संरचनाएं हैं इसमें पाई जाती हैं स्त्रीधानी, आर्किनोगोनी ब्रांच, यानी इसमें पाई जाती है स्त्रीधानी। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाली जो संरचनाएं हैं, यहाँ लिखा है एंथ्रेडियल ब्रांच, यहाँ पर पाई जाती हैं पूधानी, यानी यहाँ पर जो है नर युग्मकों का निर्माण होगा और यहाँ पर जो है अंड का विकास होगा, यानी जो मादा युग्मक है अंड उसका विकास यहाँ पर होगा। और इस प्रकार से ये जो है यहाँ से जो है जो नर युग्मक है वो यहाँ अंड में होंगे और उसके बाद निषेचन होगा, कुछ इस प्रकार होता है। तो ये हम सीधे सीधे अगर बात करें तो ये जो परो दिख रहे हैं आपको, ये पत्तियों सदृश जो संरचनाएं दिख रही हैं यहाँ पर, इनके शीर्ष में जो है ये जो है लैंगिक अंग होता है, उनका निर्माण होता है, वो विकसित होते हैं। और निषेचन के बाद जो होता है युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद, सीटा और कैप्सूल में विभेदित रहता है। तो यहाँ तो उसके बारे में मैं बात कर ही चुकी हूँ, आप यहाँ फुनेरिया के डायग्राम से समझ सकते हो उसको। यहाँ पर जो है जब ये लैंगिक जनन के अंदर जब निषेचन हुआ और उससे जब युग्मनज बना, जब इनका संकलन हुआ और जब निषेचन के बाद युग्मनज बना, और युग्मनज से क्या बनेगा स्पोरोफाइट स्टेज। ये वाली नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, फुनेरिया का डायग्राम है, इसमें से अलग स्पोरोफाइट बनते हैं। लेकिन मैं आपको जो समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो स्पोरोफाइट है वो कुछ बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि उसमें 3 भाग रहते हैं। एक रहता है फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल को बोला जाता है संपुट हिंदी में, ठीक है। तो पाद, सीटा और कैप्सूल वो उसमें विभेदित होता है। और ये जो कैप्सूल होता है इसमें से जो है मेयोसिस के बाद स्पोर बनते हैं, और जो है मोजिस में जो स्पोर विकरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है, यानी ये जो स्पोर गिरते होंगे दूर दूर तक जाकर, उसमें अलग ही कुछ जो है मोजिस में अलग तरीका होता है। और जो मोजिस का उदाहरण है वो है फुनेरिया, जो आप ये देख रहे हैं ये वाला डायग्राम, ये फुनेरिया का। और एक है पॉलीट्राइकम जिसका डायग्राम यहाँ नहीं है, और स्फेग्नम जो अभी हमने देखा यहाँ पर। तो ये स्फेग्नम और ये वाला जो है फुनेरिया, इससे आप समझ सकते हैं कि मोजिस कैसे होते हैं। तो अभी हमने पूरा विस्तार से पढ़ा ब्रायोफाइट्स के बारे में। ये आप ऊपर देख रहे हैं मार्किंग जो लिवर बर्ड्स में आते हैं, और नीचे दोनों देख रहे हैं डायग्राम फुनेरिया का और स्फेग्नम का जो आते हैं मोजिस में। तो हमने अभी जो है पूरा ब्रायोफाइट को डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो यहीं पे वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू।